जय हिंद। पिछली क्लास में हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कृषि को पढ़ा था और इसी को आगे पढ़ते हुए हम रोपण कृषि के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रोपण कृषि। रोपण कृषि, इसकी अगर प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये यूरोप की देन है। ये बात है औपनिवेशिक काल की। उस दौरान यूरोप के देशों ने उपनिवेशों के अंदर रोपण कृषि को बढ़ावा दिया। यह एक वृहद स्तरीय कृषि है और इसका प्रमुख उद्देश्य है लाभोन्मुख उत्पादन प्रणाली। इसका उद्देश्य निर्वाह कृषि नहीं है, बल्कि कैसा है, लाभ कमाना। अगली बात करें कि इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो प्रमुख क्षेत्र के बारे में जाने तो वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अपने इतिहास में पढ़ा होगा कि यूरोप के देशों के लगभग जितने भी उपनिवेश थे वो सभी कौन से थे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, चाहे वो अफ्रीका के देश हो चाहे एशिया के देश हो। आगे हम बात करें कि इनमें से प्रमुख कौन कौन से क्षेत्र थे जहाँ पर यूरोप के देशों ने फसलें बोई, तो फ्रांस, जिसने पश्चिमी अफ्रीका के अंदर कॉफ़ी और कोकोआ के पेड़ लगाए। फिर बात की जाए ब्रिटेन की, जिसका उपनिवेश भारत था, और भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, जहाँ पर ब्रिटेन ने चाय के पेड़ लगाए, जिसको चाय के बागानों के नाम से जाना जाता है। ये प्रमुखतः आसाम में मिलते हैं, भारत के अंदर और श्रीलंका में। फिर बात की जाए मलेशिया के अंदर, तो मलेशिया के अंदर ब्रिटेन वासियों ने रबड़ के पेड़ लगाए। फिर स्पेन और अमेरिका ने फिलीपींस के अंदर नारियल और गन्ने के पेड़ लगाए। इस तरह यूरोप के बहुत सारे देशों ने विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के पेड़ों को लगाया। आगे बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो देखिए इसकी विशेषता कौन कौन सी है। एक तो खेत का आकार बड़ा होता है। लगभग बात की जाए अगर खेत के आकार की, तो 250 से लेकर के 2500 एकड़ तक खेत होते हैं इनके। इनके अंदर अधिक पूंजी निवेश ज़्यादा होता है। पूंजी बहुत ज़्यादा चाहिए, धन का निवेश बहुत ही ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो उच्च प्रबंधन होता है, हाई मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तकनीक की आवश्यकता पड़ती है और वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता पड़ती है। अब वैज्ञानिक विधि क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जितनी भी फसलें हैं ये बहुत ही नाजुक या सेंसिटिव फसलें हैं। इनको हम बाकी फसलों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। इनके साथ में दवाइयों के लिए, इनकी छटाई के लिए, इनकी कटाई के लिए सबका बारीकी से ध्यान रखना होता है, जिसके लिए हमें उच्च प्रबंधन और वैज्ञानिक विधि की आवश्यकता होती है। और इन सभी को लागू करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए? पूंजी। ये एक फसली कृषि है, यानी कि चाहे 250 एकड़ का खेत हो चाहे 2500 एकड़ का, अगर चाय के बागान है तो सिर्फ क्या बोएंगे? चाय। अगर कॉफी है तो कॉफी, रबड़ है तो रबड़। आगे बात की जाए प्रमुख फसलों के बारे में, तो इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें हैं चाय, कॉफी, गन्ना, केला, रबड़ और कोको। तो दोस्तों ये था हमारा रोपण कृषि। आइए अब हम विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में जानते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का अर्थ है एक तो बड़े खेत होना और अनाज का उगाना किसके लिए? व्यापार वाणिज्य के लिए। यहाँ पर उगाया हुआ अनाज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर बड़े पैमाने पर बेचा जाता है। इसका प्रमुख क्षेत्र है मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के लिए मानसून अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। मानसून ज़्यादा सक्रिय नहीं है, यह क्षेत्र कैसे कहलाता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूं, लेकिन गेहूं के साथ साथ में मक्का, राई और जौ को भी बोया जाता है, लेकिन प्रमुख फसल के रूप में क्या है? गेहूं। यहाँ की प्रमुख विशेषता के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर खेत के आकार बड़े आकार के होते हैं। खेत का आकार बहुत ही बड़ा होता है। लगभग जितना हमने रोपण कृषि के अंतर्गत देखा था उतना ही यहाँ पर भी होगा। और दोस्तों इसकी सबसे प्रमुख विशेषता तो यही है कि ये कृषि जो है, ये पूरी की पूरी कृषि विकसित देशों के अंदर की जाती है, जहाँ पर जनसंख्या कम है तो हमें खाली जमीन बहुत सारी मिल जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता के बारे में और बात की जाए तो यहाँ पर संपूर्ण कार्य जो है, लिख देता हूँ यहाँ पर, संपूर्ण कार्य मशीनों से किया जाता है। संपूर्ण कार्य किससे किया जाएगा? मशीनों से। और नोट करके लिखा है कि प्रति इकाई उत्पादन कम होता है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ये आपको अलग से पूछा जा सकता है कि प्रति इकाई उत्पादन कम, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक, किसकी विशेषता है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की। इकाई उत्पादन कम का मतलब क्या? क्योंकि खेतों का आकार बड़ा होता है तो एवरेज कम निकलता है। जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक क्यों? भले कितना ही बड़ा खेत क्यों नहीं हो, एक ही आदमी मशीनों की सहायता से पूरा कार्य कर सकता है। तो पूरे खेत के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति लगा है, इसलिए एवरेज उस एक व्यक्ति के हिसाब से अधिक निकलता है। आगे बात की जाए तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख क्षेत्र के रूप में यूरेशिया, जो कि यूरोप और एशिया दोनों के अंदर है,
ये है स्टेपिस। उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज कहलाते, ये मैदानों के नाम है दोस्तों। ये जो है ना, ये मैदानों के नाम पे जहाँ पर ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जाती है। उत्तरी अमेरिका के अंदर ये मैदान प्रेरीज कहलाते हैं, अर्ध शुष्क मैदान है ना। अर्जेंटीना के अंदर ये पंपाज कहलाते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये वेल्डस कहलाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स, और न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी। ये आपको अलग से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, चाहे छोटे क्वेश्चन में पूछे चाहे बड़े क्वेश्चन में। या आपको बड़े क्वेश्चन के अंतर्गत मिलान के अंदर दिया जा सकता है कि आपको 4 देशों के नाम दे दिए या 4 महाद्वीपों के नाम और 4 मैदानों के नाम, फिर उनको मिलान करने के लिए आपको कहा जाए। एक हमारा पिछली रोपण कृषि के अंदर एक टॉपिक छूट गया था कि ब्राजील के अंदर जो कॉफी के मैदान होते हैं उनको फेजेंडा कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है छोटे क्वेश्चन के लिए, कि आपको छोटा सा पूछा जा सकता है प्रश्न कि बताइए फेजेंडा क्या है, या ब्राजील के अंदर कॉफी के मैदान क्या कहलाते हैं, फेजेंडा कहलाते हैं। अब दोस्तों इन मैदानों को हम मैप के अंदर देखते हैं, क्योंकि भूगोल तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम इन चित्रों को या मैप के द्वारा भूगोल को नहीं समझे। एक बार अगर मैप समझ में आ जाता है तो भूगोल का 50% काम पूरा हो जाता है। तो देखिए यूरेशिया के अंदर स्टेपिस, तो यूरोप और एशिया दोनों के अंदर, तो इसका थोड़ा सा भाग यानी कि कुछ मैदान आपके यूरोप में है और कुछ मैदान कहाँ पर मिलेंगे आपको, एशिया में। और ये दोनों ही क्षेत्रों की खास बात यह है कि ये रूस से संलग्न क्षेत्र है, ठीक है। फिर बात की जाए उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज, तो उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रेरीज जो है ये एंडीज के पूर्व में स्थित है। एंडीज के पूर्व में, ये एंडीज पर्वतमाला यहाँ पर है और एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में ये प्रेरीज स्थित है। अर्जेंटीना के अंदर पंपाज की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये पंपाज आपको इधर मिलेंगे। बात की जाए अगर वेल्डस की, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, तो ये इस क्षेत्र में मिलेंगे। चलिए इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ये इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे दक्षिण अफ्रीका के अंदर, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका देश ही है, ये महाद्वीप नहीं है, दक्षिण अफ्रीका नाम से देश है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बात की जाए तो डाउन्स, जो कि इस क्षेत्र में स्थित है पूरा का पूरा। और फिर बात की जाए न्यूजीलैंड के अंदर कैंटरबरी, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित है न्यूजीलैंड, और वहाँ पर जो मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा, कैंटरबरी। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं। मैप में आपको समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर मैप समझ में आ गया तो भूगोल बहुत ईजी हो जाता है, बिना मैप के आप भूगोल नहीं पढ़ सकते। आइए अब हम मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि के बारे में जानते हैं। मिश्रित कृषि यह अत्यधिक विकसित देशों के अंदर की जाती है, जिसके प्रमुख 3 क्षेत्र है। एक तो उत्तर पश्चिमी यूरोप जो अटलांटिक तट से लगता हुआ क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्र की बात की जाए तो यूएसए का पूर्वी भाग, ये भी अटलांटिक महासागर से लगता हुआ क्षेत्र है। और तीसरा है यूरेशिया का कुछ भाग। इसमें अगर बात की जाए तो ये यूरेशिया का वो वाला भाग है जो रूस के दक्षिण में स्थित है, तो इसमें कि किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये वाले राष्ट्र आते हैं। अगली बात की जाए इसकी विशेषताओं की, तो इसमें मध्यम आकार के तो खेत होते हैं। प्रमुख फसलों के बारे में बात की जाए तो गेहूँ, मक्का, लेकिन साथ में पशुपालन भी किया जाता है, इसके लिए चारा भी उगाया जा सकता है। फसल, इसके अंदर क्या क्या गतिविधियाँ की जाती है, फसल बोई जाती है और पशुपालन किया जाता है। पशुपालन के अंतर्गत मवेशी, भेड़ और सुअरों को पाला जाता है। इनको पालने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, एक तो दुग्ध उत्पादन, और दूसरा ये ठंडे क्षेत्र है, इसलिए इनका प्रमुख तो उद्देश्य होता है मांस प्रोडक्शन, मांस उत्पादन के लिए। तो इनके दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, कृषि भी हो जाती है और पशुपालन भी हो जाता है। अब इसके अंदर विकसित कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। पूंजी निवेश अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि विकसित कृषि यंत्र है और साथ में पशुपालन भी किया जा रहा है। जैविक और रासायनिक खाद दोनों का यूज किया जाता है। जैविक खाद इन पशुओं से आ जाती है, रासायनिक खाद फसलों की ज़्यादा पैदावार के लिए, और कुशल कृषक की आवश्यकता होती है। भाई हमको दोनों गतिविधियां साथ में संभालनी है, हमें मवेशी भी संभालना है और फसलें भी संभालनी है, इसलिए हमें कृषक कैसे चाहिए, कुशल। तो ये थी मिश्रित कृषि, जिसके अंदर फसल और पशुपालन दोनों किया जाता है। अब देखते हैं डेयरी कृषि के बारे में। डेयरी कृषि का सीधा सा अर्थ है, इसके अंदर सिर्फ पशुओं को पाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए। इसके अंदर खेती नहीं की जाएगी, सिर्फ पशुओं को पाला जाएगा। सिर्फ किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए। तो इसके अंदर दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। पूंजी निवेश अधिक होता है। पूंजी निवेश अधिक क्यों, क्योंकि एक तो हमें छप्पर बनाना है पशुओं को रखने के लिए, बाड़े में रखने के लिए, खुले में तो नहीं रख सकते ना। दूसरा हमें क्या चाहिए, भंडार किस लिए, पशुओं का चारा या फिर पशुओं से उत्पादित दूध सामग्रियाँ, उनको रखने के लिए हमें भंडारण चाहिए।
जैसे कि फ्रिज हैं, बड़े बड़े फ्रिजों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाने वाली आइटम है। स्वास्थ्य और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। किनके? पशुओं के। क्यों? हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन चाहिए, तो उनके ऊपर स्वास्थ्य और प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगली बात की जाए तो इसके अंदर वर्ष भर गहन श्रम किया जाता है। वर्ष भर गहन श्रम क्यों? जैसे कि ये कृषि है, मिश्रित कृषि है, जो कोई भी कृषि है, तो उसके अंदर 3, 4 या 5 महीने के अंतराल पे गैप आ जाता है, जिसको विश्रांत काल कहते हैं। अब उस काल के दौरान किसान कोई दूसरा काम कर सकता है या रेस्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये विश्रांत काल नहीं आता। क्यों? क्योंकि पशु पूरे साल भर पाले जाते हैं, पूरे साल भर उनसे दूध दुहा जाता है, तो इस कारण से उनके बीच में गैप नहीं आता। ये वर्ष भर गहन श्रम वाले उनको पाला जाता है, उनको चारा चराई कराना पड़ता है, दूध दोहना, तो इत्यादि कई सारे कामों के कारण ये वर्ष भर गहन श्रम वाला कार्य हो जाता है। ये कहाँ पर अवस्थित होते हैं? नगरीय क्षेत्रों के पास में। क्यों? क्योंकि ये ताज़ा दूध के क्षेत्र होते हैं। कैसे? ताज़ा दूध के बाजार, ताज़ा दूध के बाजार, झट से दूध निकाला और पास के बाज़ारों में बेच लिया। बाज़ार कहाँ पे? नगरों में। गाँवों में इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, तो वहाँ पे इतनी मांग भी ज़्यादा नहीं होती है दूध से बनी हुई आइटमों की, लेकिन नगरों के अंदर दूध से बनी हुई या दूध की मांग ज़्यादा होती है। इस कारण से ज़्यादातर डेयरी कृषि कहाँ पर मिलेगी? नगरों के पास में। और पास में ही क्यों? क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाने वाले आइटम है, इसको हमें जल्दी से जल्दी नगरों के अंदर भेजना पड़ता है। अगली विशेषता है कि इसके अंदर एक तो यातायात हमको विकसित चाहिए, दूसरा प्रशीतक, फ्रीज, इसको ठंडा रखने के लिए, ताकि ये जल्दी खराब नहीं हो। पौचरीकरण विधि, पौचरीकरण विधि से क्या मतलब है? दूध को पौचरीकरण विधि के द्वारा ऐसा विशेष बनाया जाता है कि वो कुछ महीनों तक खराब नहीं हो, यहाँ तक कि ये 6 महीने तक भी खराब नहीं होता है। ये पौचरीकरण विधि से बनाए हुए दूध की विशेषता है। डेयरी कृषि के क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके अंदर प्रमुख क्षेत्र है 3 है। पहला है उत्तर पश्चिम यूरोप, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये थे हमारे मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि। आइए अब जानते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में। ये भूमध्य सागरीय कृषि से अर्थ है भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि। भूमध्य रेखा आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, इसके उत्तर और दक्षिण में जो 5-5 डिग्री का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इसकी बात की जाए तो ये प्रमुख क्षेत्र 3 है, जिसमें पहला है 4 क्षेत्र दे रखे हैं। पहला है दक्षिणी यूरोप से लगा करके उत्तरी अफ्रीका, ये दोनों मैप में आपने देखा होगा संलग्न क्षेत्र है। अगला है कैलिफोर्निया और मध्य चिली, इसमें कैलिफोर्निया ये उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी हिस्सा है और मध्य चिली दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी हिस्सा। फिर भी बात की जाए तो दक्षिणी अफ्रीका और अगला है ऑस्ट्रेलिया। तो इन क्षेत्रों में आपके ये भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ पर खट्टे फलों की कृषि की जाती है। खट्टे फल कौन कौन से? जैसे कि नींबू हो गया, अंगूर है, अंजीर है, तो ये कुछ फल यहाँ पर बोए जाते हैं। अंगूरों में 2 वैरायटी आती है, एक तो आपके हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी यानी कि उच्च श्रेणी के, और एक होता है निम्न। जो उच्च श्रेणी के अंगूर होते हैं उनसे शराब बनाई जाती है, और जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं उससे किशमिश, जो बाजार में मिलते हैं ना किशमिश, वो निम्न श्रेणी के अंगूर है, और जो शराब बनाई जाती है वो उच्च श्रेणी के अंगूरों से। अब बात की जाए सब्जी खेती व उद्यान कृषि के बारे में, तो इसका भी मुख्यतः क्षेत्र यही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसके अंदर क्या बोया जाता है? एक तो अधिक मुनाफे वाली फसलें। कौन कौन सी फसलें? सब्जी हो गई, फल हो गए और फूल हो गए। वो भी कौन सी वैरायटी के? जो अधिक मुनाफा दे, जो हाई रकम में बिके, जो इनकम ज़्यादा करे, ठीक है। और कहाँ पे बेचे जाएंगे? शहरी क्षेत्रों में, जहाँ पर मुंह मांगे दाम मिल जाते हैं, या फिर इनको खरीदने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं, उच्च आय वाले। गाँवों के अंदर ये सब्जियाँ नहीं बिकेगी। अब जैसे कि ड्रैगन फ्रूट है, तो गाँवों के अंदर ड्रैगन फ्रूट नहीं बिक पाता, क्योंकि उसको खरीदने के लिए वहाँ पर इनकम नहीं है। लेकिन वही ड्रैगन फ्रूट शहरों के अंदर धड़ल्ले से बिकता है, क्योंकि उनकी आय उच्च होती है। अब बात की जाए तो यहाँ पर खेत छोटे होते हैं। क्यों छोटे खेत? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये एक खेत है, तो पूरे खेत के अंदर एक ही फसल नहीं बोते,
कुछ के अंदर सब्जी बो दी या कुछ फल बो दिए या कोई अलग अलग प्रकार की सब्जियां बो दी। तो छोटे छोटे खेत रखते हैं। गहन श्रम, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव फसलें हैं तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और पूंजी निवेश अधिक चाहिए। दवाइयों के ऊपर वैज्ञानिक विधि से इनका बुवाई की जाती है तो इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और क्या की जाती है, सिंचाई इसके अंदर की जाती है। उर्वरक चाहिए, बिना उर्वरक के उगेंगे नहीं। और हरित गृह, हरित गृह क्या होते हैं, ये ठंडे क्षेत्र होते हैं। तो ठंडे क्षेत्रों के अंदर ये कांच का घर बनाया जाता है। इस प्रकार से ये कांच का घर जैसे बना दिया तो जैसे ही सूरज की रोशनी होगी ना वो इसके अंदर आएगी तो इसके अंदर पैक हो जाएगी। उष्मा जो होगी वो कांच के घर में पैक हो जाएगी और जैसे ही कांच के अंदर पैक होगी तो कांच का घर धीरे धीरे गर्म होगा और वो आसपास के बगीचों को गर्मी देगा, जिसको कहता है हरित गृह। ठीक है, अब देखते हैं कि नीदरलैंड के अंदर, जो नीदरलैंड देश है, ये पुष्प उत्पादन में अपनी एक विशेष भूमिका रखता है। और यहाँ पर एक पुष्प होता है ट्यूलिप, जो ये गुलाब के जैसा कुछ होता है। ट्यूलिप ये पूरे यूरोप में सप्लाई करता है और वो होता सिर्फ कहाँ पर है, नीदरलैंड में। अब इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो यूरोप हो गया। यूरोप में कौन सा, उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पश्चिम यूरोप जो कौन सा क्षेत्र है, अटलांटिक तट से लगता हुआ क्षेत्र, उत्तर पश्चिम यूरोप। यूएसए का पूर्वी भाग और भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो इस प्रकार से ये भूमध्य सागरीय कृषि हो गई और सब्जी खेती और उद्यान कृषि हो गई। आइए अब जानते हैं ट्रक कृषि और कारखाना कृषि के बारे में। देखिए, ट्रक कृषि नाम से स्पष्ट है कि इस कृषि के दौरान किसका यूज किया जाएगा, ट्रकों का। और इस कृषि के अंदर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, यानी कि सब्जियों को उगा करके ट्रक के द्वारा पास के जो नगर होते हैं उनमें बेचा जाता है और ट्रक का यूज किया जाता है। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, ट्रक कृषि। और इसके अंदर क्या उगाई जाती है, सब्जियां। ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। कारखाना कृषि की बात की जाए तो कारखाना कृषि के अंतर्गत सिर्फ पशुधन का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंदर पशुधन में कौन कौन से होंगे, गाय, बैल और भेड़। और भी पशु हो सकते हैं लेकिन मुख्यतः ये होंगे गाय, बैल और भेड़। इसके अंदर कारखानों में जो तैयार भोजन होता है उसी को खिलाया जाता है। बीमारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूंजी चाहिए किसके लिए, भवन निर्माण के लिए और प्रकाश और ताप की व्यवस्था के लिए। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, मांस प्रोडक्शन के लिए, मांस उत्पादन के लिए कारखाना कृषि के तहत पशुओं का पालन किया जाता है। जिस प्रकार से किसी लकड़ी के कारखाने में जैसे फर्नीचर बनाया जाता है, लोहे के कारखाने में जैसे लोहे का फर्नीचर बनाया जाता है, तो उसी तरह इस कारखाना कृषि के अंतर्गत पशुओं को पाला जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, बनाने का मतलब है उनको पाल के बड़ा करना। किसके लिए, मांस प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि उनको कारखानों में तैयार भोजन ही दिया जाता है। उस भोजन के अंतर्गत कुछ ऐसे मिनरल्स डाले जाते हैं, कुछ ऐसे पोषक पदार्थ डाले जाते हैं जिनसे उनका वजन बढ़े। ठीक है, उनका शरीर का आकार बढ़े ताकि मांस ज़्यादा मिल सके। तो ये था हमारा ट्रक कृषि और कारखाना कृषि। आइए अब हम संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों को जानते हैं। संगठन के आधार पर कृषि दो प्रकार की है। पहली है सहकारी कृषि और दूसरी है सामूहिक कृषि। सबसे पहले हम सहकारी कृषि के बारे में जानते हैं। सहकारी कृषि, इसके अंदर कृषकों का एक समूह होता है जो स्वेच्छा से, यानी कि अपनी इच्छा से एक क्या बनाता है, संस्था। और वो संस्था क्या करती है, जो भी खेती के लिए साधन है उसको खरीदने के लिए और कृषि से जो भी उत्पादन है उसको बेचने के लिए किसानों की सहायता करती है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके अंदर जो स्वामित्व होता है ज़मीन का वो व्यक्तिगत होता है। मतलब समूह तो बनाते हैं लेकिन किसान जब चाहे वो मर्जी से अलग हो सकता है या ज़मीन उसी के नाम रहती है। सिर्फ वो क्या बनाता है, एक समूह। लाभ होता है उसको सदस्यों में बांट दिया जाता है। उत्पादन और कार्य समूह में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सहकारी कृषि। सब मिलके काम करेंगे, जो भी उत्पादन हुआ उसको आपस में बांट लेंगे और संस्था जो होगी वो खरीदने और बेचने के लिए सहायता करेगी। और खरीदेंगे और बेचेंगे क्या, खरीदेंगे क्या, खेती के लिए साधन, अनाज, बीज, उर्वरक, यंत्र। और बेचेंगे क्या, जो भी उत्पादन हुआ उसको बेचने में क्या करेगी, सहायता कौन, संस्था। अब ये जो था ये एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था लगभग 100 साल पहले यूरोप के अंदर। लेकिन यूरोप में भी ये सबसे ज़्यादा सफल कहाँ पे होता है, डेनमार्क के अंदर। आज भी डेनमार्क के अंदर लगभग प्रत्येक किसान इस समूह का हिस्सा है। सभी की एक एक संस्था बनी हुई है। ठीक है, और हर किसान उस किसी न किसी समूह या संस्था का पार्टनर है। अब बात करते हैं सामूहिक कृषि की। तो देखिए,
सहकारी कृषि का सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पर स्वामित्व व्यक्तिगत था। ये ध्यान रखना है, दोनों में यही सिर्फ अंतर है, बाकी सब एक जैसा है। सहकारी कृषि में स्वामित्व व्यक्तिगत था और यहाँ पे स्वामित्व जो होगा वो समाज का होगा। बस ये दोनों में मेजर अंतर है, बाकी दोनों एक जैसे ही है। स्वामित्व किसका होगा? समाज का। लेकिन सामूहिक श्रम होगा, यहाँ पर भी सामूहिक श्रम था, यहाँ पर भी लाभ बांटा जाता था, यहाँ पर भी लाभ बांटा जाएगा। अब ये शुरू कहाँ पर हुआ था? रूस के अंदर, यानी कि यूएसएसआर के अंदर, सोवियत संघ रूस के अंदर। किस लिए शुरू हुआ? कृषि की दशा सुधारने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। यहाँ तक कि जो सोवियत संघ रूस है वो समाजवादी विचारधारा पर ही काम करता है, इसलिए वहाँ पर सभी किसान के स्वामित्व कैसे हैं? समाजी के। ठीक है। और देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता और भी है कि किसान जो है वो निजी उपयोग के लिए थोड़ी सी ज़मीन अपने पास में रखते हैं और बाकी की ज़मीन पर किसका स्वामित्व होगा? समाज का। तो यह आपके दो डिफरेंस था कि सहकारी कृषि के अंदर स्वामित्व व्यक्तिगत होगा, सामूहिक कृषि के अंदर स्वामित्व समाज का होगा। ये कहाँ पे शुरू हुआ था? यूरोप के अंदर। और ये कहाँ पे शुरू हुआ? रूस के अंदर। और रूस के अंदर जो सामूहिक कृषि होता है उसको क्या कहा जाता है? कोलखाओज। क्या कहा जाएगा? कोलखाओज। आपको छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कोलखाओज क्या है, या रूस के अंदर की जाने वाली सामूहिक कृषि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? कोलखाओज। चलिए अब हम खनन के बारे में जानते हैं। खनन का अर्थ है पृथ्वी पर मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना क्या कहलाता है? खनन। चाहे वो मिट्टी को खोद के निकालना हो, चाहे बजरी को खोद के निकालना हो, चाहे पेट्रोल को निकालना हो, चाहे कोयले को निकालना हो, सब किस में आ जाएगा? खनन के अंदर। इसको प्रभावित करने वाली कारक दो है हमारे पास में, तो भौतिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। भौतिक कारकों के बारे में बात की जाए तो पहला है खनिज निक्षेप। खनिज निक्षेप का मतलब क्या होगा? खनिज निक्षेप का अर्थ है कि धरातल पर खनिजों का वितरण असमान है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। तो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर खनन ज़्यादा होगा, जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे खनन होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से भौतिक कारक प्रभावित करता है। दूसरा है श्रेणी, मतलब वो जो खनिज है वो किस श्रेणी का है, कौन सी क्वालिटी का है। जैसे कोयला 4 क्वालिटी का होता है, अगर हाई क्वालिटी का है तब तो खोद के निकाल सकते हैं, अगर लो क्वालिटी का है तो वो महंगा पड़ता है, उसको खोद के निकालने से कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से यह भौतिक कारक निर्भर करता है। और दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक ज़्यादा निर्भर करता है, प्रभावित करता है ये भी कि मांग, खनिजों की मांग कितनी है। अगर मान लीजिए उस खनिज की मांग ही नहीं है तो हम उस खनिज का खनन नहीं करेंगे। दूसरा है तकनीक, मान लीजिए धरातल के अंदर खनिज भी है, मांग भी है, लेकिन हमारे पास में उसको निकालने की तकनीक ही नहीं है, तब भी हम खनन नहीं कर पाएंगे। और तीसरा है पूंजी, हमारे पास में निकालने के लिए पूंजी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमें बहुत सारा मजदूर भी चाहिए होंगे, यंत्र भी चाहिए होंगे, तो सबके लिए क्या चाहिए? पूंजी। तो ये कुछ कारक हैं। खनन के बारे में हम आगे की पार्टों में और भी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि दो प्रमुख कारक हैं। अब इसके दो प्रकार हैं, एक तो है सतही खनन और दूसरा है भूमिगत खनन। सतही खनन का मतलब होता है धरती के ऊपर से खनन करना, जैसे कि बजरी निकालना, रेत निकालना। तो ये सब कैसा है? सतही खनन। इसमें जोखिम कम होता है और सस्ता पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा मजदूर की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं, ऊपर से खोद के निकाल दिया। तो ये सतही खनन है, सस्ता पड़ता है, जोखिम कम होता है। दूसरा है भूमिगत खनन, ये सतह के नीचे होता है और इसको कुपकी खनन भी कहते हैं। कुपकी खनन का मतलब होता है जैसे ये सतह है, इसके अंदर बोरवेल खोद के भी पेट्रोल को निकाला जाता है, तो इसको कहते हैं कुपकी खनन। ये जोखिम भरा होता है। जोखिम भरा क्यों? मान लीजिए सतह के नीचे ऐसे खान बनी हुई है ऐसे, अब इसमें अगर पानी भर गया तो अंदर जितने भी मजदूर है वो डूब जाएंगे, या खान कभी कभार ढह जाती है भूकंप के कारण, या अंदर जहरीली गैस भर गई तो आग लग जाएगी। तो इस कारण से ये जोखिम भरा होता है और इसमें पूंजी अधिक चाहिए। क्यों पूंजी अधिक चाहिए? क्योंकि हमें तकनीक चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा चाहिए, यंत्र बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस कारण से भूमिगत खनन जोखिम भरा होता है और ये पूंजी वाला होता है, यानी कि महंगा पड़ता है। आगे बात की जाए कि खनन जो है वो विकसित देशों में कम हो रहा है। विकसित देश अब इसमें रुचि कम ले रहे हैं। क्यों रुचि कम ले रहे हैं? क्योंकि एक तो खनन महंगा पड़ता है, दूसरा वो खनिजों को ऐसे देशों से मंगा सकते हैं जो खनन कर रहे हैं और अपने खनिजों को भविष्य के लिए संभाल के रख रहे हैं। तो जैसे कि अमेरिका है, खूब पेट्रोलियम है उसकी ज़मीन के नीचे, लेकिन फिर भी वो दूसरे देशों से मंगवा रहा है। क्यों? उसको पता है कि आने वाले भविष्य में यही पेट्रोलियम हमारे
काम आएगा, लेकिन अभी के लिए वो दूसरे देशों से मंगवा सकता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा है। लेकिन विकसित विकासशील देश खनन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको अभी अपना विकास करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो इसके लिए वो खनन पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। कौन? विकासशील देश। तो ध्यान रखना, विकसित देशों में खनन कम हो रहा है, विकासशील देशों में ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी आपको मैंने बता दिया। तो ये था हमारा खनन। आइए अब इसके कुछ प्रश्नों के बारे में जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक व्यवसाय क्या है? ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि प्राथमिक व्यवसाय क्या होता है। जूमिंग कृषि के बारे में बताना है आपको कि जूमिंग कृषि क्या होती है। आखेट और खाद्य संग्रहण को बताना है। रोपण कृषि क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का मेंशन करना है। सामूहिक कृषि से आप क्या समझते हैं, इसको बताना है। और कृषि के प्रकार बताने हैं। आप इसमें यह भी ऐड कर सकते हो कि कोई भी 3 कृषि के प्रकारों को विस्तार से बताना है। 3 प्रकार विस्तार से वर्णन करना है। ओके, ये आपके कुछ प्रश्न जो है ना दोस्तों, ये आपके पिछली बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत आ चुके हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक बार आवश्यक रूप से देखना है। तो इस प्रकार हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।